धुएं के भीतर खड़े कोबोल्ड को चोट लगी। उसके सिर के ऊपर 21 डैमेज के अंक उभर आए। अचानक हुए हमले से कोबोल्ड आग बबूला हो गया। वो सर्च लाइट की तरह अपनी खून लाल आंखों से चारों ओर देखने लगा। उसकी इस हरकत से आसपास मौजूद अन्य कोबोल्ड भी सतर्क हो गए। जंगल के भीतर खड़े ब्लैकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेहद घबरा गया था। हालांकि कोबोल्ड देखने में लेवल 2 के लग रहे थे, लेकिन उनके असली आंकड़े पूरी तरह लेवल 4 के थे। ब्लैक स्टील बियर पीने से खिलाड़ी नशे में आ जाता था, जिससे उसका साहस बढ़ जाता था और उसे दिखने वाले दुश्मनों का लेवल 2 कम दिखाई देता था। लेकिन इससे दुश्मनों की असली ताकत में कोई कमी नहीं आती थी। अगर ये कोबोल्ड हमला करने के लिए दौड़ पड़ते तो नीतीश और ब्लैकी दोनों का अंत केवल मौत होता। लेकिन ब्लैकी की चिंता बेकार निकली। जिस कोबोल्ड पर हमला हुआ था उसने चारों ओर देखा, पर उसे कोई दुश्मन दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बड़बड़ाने के बाद वो शांत हो गया और अपनी जगह लौट गया। बाकी कोबोल्ड्स ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। चिंता मत करो, नीतीश ने आत्मविश्वास से ब्लैकी के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। जब तक तुम 30 गज की दूरी बनाए रखोगे, ये हम पर हमला नहीं करेंगे। ये सब नीतीश की पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था, वरना वो इतनी महंगी चीजें खरीदने में इतना पैसा कभी खर्च नहीं करता। नीतीश की बातों से ब्लैकी का हौसला बढ़ गया। वो लगातार मंत्र बुदबुदाने लगा और डार्क एरो चलाता रहा। कोबोल्ड के पास केवल 420 एचपी था। लगातार 20 से ज्यादा डार्क एरो लगने के बाद वो आखिरकार ढेर हो गया। आसपास के अन्य कोबोल्ड्स ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पहला कोबोल्ड गिरते ही ब्लैकी खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने से 4 लेवल ऊंचे राक्षस को मार गिराया था। हालांकि पार्टी में होने के कारण ईएक्सपी बंट गया, फिर भी उसे अच्छा खासा अनुभव मिला। एक पल में उसका ईएक्सपी 5% बढ़ गया। इसका मतलब था कि 20 कोबोल्ड मारने के बाद उसका लेवल बढ़ जाएगा और वो पूरी तरह सुरक्षित था। अगर राक्षस पूरी तरह खत्म ना हो तो यहाँ लेवल बढ़ाने की रफ्तार बेहद तेज थी। इस तरीके से वे आराम से लेवल 6 तक पहुंच सकते थे। अब ब्लैकी को समझ आ गया कि नीतीश इतना आत्मविश्वास से भरा क्यों था। भले ही सफर में समय लगा हो, लेकिन यहाँ ग्राइंडिंग करना वाकई फायदेमंद था। कुछ देर बाद खदान के प्रवेश द्वार पर मौजूद लगभग 20 कोबोल्ड पूरी तरह साफ हो चुके थे। ब्लैकी का लेवल बढ़कर लेवल 1 हो गया था। ब्लैकवुड स्टाफ पहनने और सभी फ्री पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डालने के बाद उसकी डैमेज क्षमता बहुत बढ़ गई। अब वो एक ही वार में कोबोल्ड का 45 एचपी तक कम कर सकता था। इस दौरान उन्हें लूट में मिला 12 कॉपर कॉइन, लेवल 3 कॉमन कपड़ा आर्मर, उल्का पिंड अयस्क यानी मीटियोराइट और 5। ब्लैकी की किस्मत वाकई शानदार थी। नीतीश जानता था कि कोबोल्ड से उल्का पिंड अयस्क गिरने की दर बहुत कम होती है। लगभग 1000 कोबोल्ड मारने पर 100 अयस्क मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक ही ग्रुप से 5 अयस्क मिल गए थे। लूट समेटने के बाद नीतीश ने फिर से राक्षसों को लुभाना शुरू किया। अपनी 16 एजिलिटी की वजह से उसकी गति कोबोल्ड से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में वो 30 से ज्यादा कोबोल्ड्स को अपनी ओर खींच लाया। वो जानबूझकर 20 से 25 गज की दूरी बनाए रखता रहा। जैसे ही सभी कोबोल्ड धुएं के भीतर आ गए, नीतीश ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और 25 गज से बाहर निकल गया। कोबोल्ड्स निशाना खो बैठे और वहीं जड़ हो गए। लगभग 30 गज दूर खड़ा ब्लैकी मौके का पूरा फायदा उठाने लगा। 10 मिनट से भी कम समय में 30 से ज्यादा कोबोल्ड मारे गए। लूट में मिला 21 कॉपर कॉइन, उल्का पिंड अयस्क 6। उन दोनों का ईएक्सपी भी तेजी से बढ़ता गया। इसी तरह नीतीश लुभाता रहा और ब्लैकी हमला करता रहा। भले ही ये प्रक्रिया दोहराव भरी थी, लेकिन ब्लैकी को जरा भी बोरियत नहीं हो रही थी। हर राक्षस के साथ उसका जोश और बढ़ता जा रहा था। 1 घंटे बाद ब्लैकी लेवल 2 पर पहुंच गया। उसका डार्क एरो लेवल 3 हो गया और डैमेज 60+ पहुंच गया। इस तेज लेवलिंग से वो बेहद खुश था। डार्क एरो का लेवल बढ़ने से एमपी की खपत भी बढ़ रही थी, लेकिन नीतीश द्वारा खरीदा गया मैजिक वाटर इस कमी को पूरा कर रहा था। इसी बीच नीतीश लूट इकट्ठा करता रहा। 1 घंटे बाद उनके पास था उल्का पिंड अयस्क 73, कॉमन इक्विपमेंट 62, 264 कॉपर कॉइन। बस थोड़ा और प्रयास और क्वेस्ट पूरा हो सकता था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया। सिस्टम, प्लेयर लोनली स्नो ने आपको 10 कॉपर भेजे हैं। इसके बाद नीतीश को एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट मिली। तुम हो? नीतीश ने कॉल स्वीकार करते हुए कहा। इसी दौरान नीतीश लेवल 3 पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाले। सिस्टम, आपकी एजिलिटी 20 हो गई है। छिपी हुई स्किल तेज और फुर्तीला सक्रिय हुई। नीतीश ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और तेज हो गया है। उसकी इंद्रियां और प्रतिक्रिया क्षमता बहुत बढ़ चुकी थी। इसी बीच आखिरी कोबोल्ड से एक चौंकाने वाली ड्रॉप मिली, लेवल 1 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट वॉर बूट्स। नीतीश भी ब्लैकी की किस्मत देखकर हैरान रह गया। तीनों हत्यारों के एक साथ किए गए हमलों ने ब्लैकी को भारी नुकसान पहुंचाया। भले ही उसने कई सामान्य कपड़े के कवच पहन रखे थे, फिर भी उसकी लगभग आधी एचपी खत्म हो गई। सिस्टम, गिल्ड शैडो ने आपकी पार्टी पर हमला किया है। अब सभी पार्टी सदस्य बिना किसी पेनाल्टी के गिल्ड शैडो के सदस्यों पर हमला कर सकते हैं। अवधि 1 घंटा।
मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। ब्लैकी जानता था कि उसकी मौत लगभग तय है। उसकी गति हथियारों के सामने बहुत कम थी। फिर भी मरने से पहले वो बदला लेना चाहता था। ब्लैकी ने तुरंत मंत्र जपना शुरू किया और बिल्कुल पास से क्वाइट वुल्फ की ओर एक डार्क एरो छोड़ दिया। क्वाइट वुल्फ ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सोचा, एक कर्स मैंसर कितना नुकसान कर सकता है। उसके पास लेवल 0 पर 80 एचपी थी। भला ये हमला उसे कैसे मार सकता था। धड़ाम, डार्क एरो सीधे क्वाइट वुल्फ को लगा। उसके सिर के ऊपर -76 डैमेज दिखाई दिया। उसकी एचपी तुरंत लगभग 0 पर पहुंच गई। क्वाइट वुल्फ की आंखें डर से फैल गईं। बाकी 2 हत्यारे भी सन रह गए। ये कैसा कर्स मैंसर है? ये तो चलती फिरती तोप है। खुद ब्लैकी भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लेवल 3 डार्क एरो इतना खतरनाक होगा। असल में ये सिर्फ डार्क एरो की वजह से नहीं था। इसके पीछे कई कारण थे। ब्लैकवुड स्टाफ का हाई डैमेज, माइट ऑफ 1000 का आभा बोनस, लेवल डिफरेंस से मिलने वाला अतिरिक्त डैमेज, इन सब ने मिलकर इतना भयानक नुकसान पैदा किया था। छी भाइयों, इसे मार दो। इसका स्टाफ जरूर मिस्टीरियस आयरन रैंक का है। एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते क्वाइट वुल्फ तुरंत लालच में आ गया। उसे यकीन हो गया था कि ब्लैकी इतना डैमेज सिर्फ किसी दुर्लभ हथियार की वजह से ही कर सकता है। बाकी दोनों हथियारों की आंखों में भी लालच चमक उठा। उनके पास तो साधारण हथियार भी नहीं थे। अगर उन्हें ये स्टाफ मिल जाता तो उनकी किस्मत बदल जाती। तीनों हत्यारों ने फिर से हमला किया। ब्लैकी की एचपी अब सिर्फ 6 रह गई थी। तीनों हत्यारे बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो रहस्यमय हथियार उनके हाथ आने ही वाला है। उसी पल बिजली जैसी गति से नीतीश सामने आ गया और ब्लैकी के आगे खड़ा हो गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। नीतीश ने एक साथ 3 दिशाओं से आए हमलों को अपनी तलवार से रोक दिया। 3 चिंगारियां निकलीं और तीनों हत्यारे पीछे की ओर उछल गए। वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उनकी आंखों के सामने बिजली की 3 लकीरें चमकी। थंडरिंग फ्लैश। तीनों हत्यारे हवा में ही थे जब बिजली उन पर गिरी। उनके सिरों पर एक साथ दिखाई दिया -32, -41, -50। तीनों की एचपी 0 हो गई। उनके शरीर तारों जैसी रोशनी में बदल गए और पल भर में गायब हो गए। कम डिफेंस, लेवल दमन और लेवल 2 थंडरिंग फ्लैश, इस कॉम्बिनेशन ने तबाही मचा दी थी। भाई नीतीश। ब्लैकी स्तब्ध रह गया। वो नीतीश की पीठ को देखते हुए बेहोशी में बोला, क्या आप सच में भाई नीतीश ही हैं? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। नीतीश अचानक आया, 3 वारों से 3 हमले रोके और फिर एक ही स्किल से तीनों दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये सब पलक झपकते हुआ। अगर ब्लैकी नीतीश को पहले से ना जानता तो वो सोचता कि कोई और व्यक्ति नीतीश बनकर लड़ रहा है। चारों ओर नजर दौड़ाते ही नीतीश ने देखा, वे अब 8 खिलाड़ियों से घिर चुके थे। उनका नेता था फ्लेमिंग टाइगर। नीतीश ने और समय बर्बाद नहीं किया। अब भी क्या देख रहे हो, चलो यहां से निकलते हैं। नीतीश ने तेज और फुर्तीला पूरी तरह सक्रिय कर रखा था। उसके शरीर की हर हरकत आजाद हो चुकी थी। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त थी, लेकिन उसके मौजूदा शारीरिक आंकड़े अभी भी कम थे। इतनी तेज मूवमेंट उसे मानसिक रूप से बहुत थका रही थी। कुछ बार विस्फोटक मूव करना संभव था, लेकिन लंबे समय तक लड़ना आत्महत्या होती। दुश्मनों में हीलर भी थे और प्लेट आर्मर वाले भी। भागना ही एकमात्र रास्ता था। ब्लैकी ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। सब लोग उन पर हमला करो, मुझे मेरा कांस्य उपकरण वापस चाहिए और इस खदान पर कब्जा भी। फ्लेमिंग टाइगर के होठों पर लालची मुस्कान थी। तीनों हत्यारों की मौत से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। असल में वो पहले ही गुस्से से भरा हुआ था। डार्क मून वैली में घंटों खोजने के बाद भी उसकी लेवलिंग रुक गई थी, लेकिन अब उसने नीतीश और ब्लैकी को लेवल 4 कोबोल्ड्स को बिना नुकसान के मारते देख लिया था। वो खुशी से लगभग पागल हो गया। उच्च लेवल राक्षसों को सुरक्षित तरीके से मार पाना किसी खजाने से कम नहीं था। अगर वो ऐसा कर पाता तो कुछ ही घंटों में वो सभी खिलाड़ियों से आगे निकल जाता। रेड लीफ टाउन पर राज करना उसके लिए बस समय की बात रह जाती। महंगी कारें, खूबसूरत महिलाएं, लग्जरी जिंदगी, इन सब का सपना देखकर फ्लेमिंग टाइगर रोमांच से कांप उठा। हालांकि वो नीतीश अब ब्लैकी के कान से उपकरण छोड़ने वाला नहीं था। भाई टाइगर, वे बहुत तेज हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। एक बरसर कर बोला। कोई बात नहीं, फ्लेमिंग टाइगर ने खदान की ओर देखते हुए कहा। ये जगह ही काफी कीमती है। शांत वुल्फ और बाकी 2 लेवल 0 पर चले गए हैं, एक एलिमेंटलिस्ट ने कहा। कोई समस्या नहीं, फ्लेमिंग टाइगर हंसा। लेवल 4 कोबोल्ड्स हैं, लेवल जल्दी बढ़ जाएगा। कुछ ही देर में शैडो के सदस्य धुएं के बादल का फायदा उठाकर कोबोल्ड्स को व्यवस्थित तरीके से मारने लगे। कमाल है, इतने लोग होने के बाद भी EXP बढ़ रहा है। भाई टाइगर, हम तो सीधे लेवल 6 पहुंच जाएंगे। सब हंसने लगे। मेरा पीछा करना सौभाग्य है, फ्लेमिंग टाइगर घमंड से बोला। मैं शैडो का कप्तान बनूंगा, नहीं, मैं गॉड्स डोमेन का राजा बनूंगा। दूसरी ओर क्रिम्सन स्टार माइन के पास ब्लैकी गुस्से से दांत पीस रहा था। भाई नीतीश, क्या हम इसे यूं ही जाने देंगे? ये जानकारी बीटा टेस्टर से मिली थी और अब ये लोग मजे ले रहे हैं। नीतीश ने सिस्टम घड़ी देखी, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, उन्हें अभी मजे लेने दो, थोड़ी देर में हम उन्हें सिखाएंगे खुशी के बाद दुख क्या होता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। नीतीश और ब्लैकी खाली नहीं बैठे थे। विक्रमसन स्टार माइन से थोड़ी दूरी पर स्थित एक इलाके में लेवल 4 के घूमने वाले ग्नोम्स का शिकार कर रहे थे। घूमने वाला बौना, सामान्य मॉन्स्टर, लेवल 4, HP 400।
कोबोल्स की तुलना में ये घूमने वाले ग्नोम्स कहीं ज्यादा फुर्तीले थे। वे वार से बचने में माहिर थे, लेकिन उनका अटैक और डिफेंस उतना मजबूत नहीं था। इसके अलावा डार्क मून वैली अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुई थी। यहाँ राक्षसों की कोई कमी नहीं थी और मुकाबला करने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी भी नहीं था। नीतीश पहले से ही लेवल 3 स्वॉर्ड्समैन था, जबकि ब्लैकी लेवल 2 कर्समैंसर था। फास्ट और निम्बल एक्टिवेट होने के बाद घूमने वाले ग्नोम्स का खंजर नीतीश को छू भी नहीं पा रहा था। ब्लैकी की बात करें तो ब्लैक स्टील बियर पीने के बाद उसका डैमेज और भी बढ़ गया था। नीतीश सामने से ग्नोम्स को उलझाए रखता था और ब्लैकी पीछे से लगातार डैमेज करता रहता था। इस वजह से घूमने वाले ग्नोम्स को मारना कोबोल्ड से भी आसान साबित हो रहा था। दूसरी ओर क्रिम्सन स्टार माइन के सामने खदान के प्रवेश द्वार पर कोबोल्ड्स के झुंड जमीन पर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ कॉपर कॉइन्स और तरह तरह के अयस्क फैले हुए थे। भाई टाइगर, ये जगह तो गजब की है। अभी आधा घंटा ही हुआ है और सब लोग लेवल 2 पहुंच गए हैं। ऊपर से इतना सारा पैसा भी मिल रहा है। हा, सब लोग मेहनत जारी रखो। तुम तीनों और ज्यादा मॉन्स्टर्स को लुभाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3-4 घंटे में लेवल 3 भी हो जाएगा। फ्लेमिंग टाइगर ने जोश से भरे 3 हत्यारों को आदेश दिया, जो फिर से कोबोल्ड्स को लुभाने चले गए। जादूगर पहले से लेवल 2 पर थे, इसलिए अब कोबोल्ड्स को मारने की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। 30 से ज्यादा कोबोल्ड्स को एक साथ लुभाना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। भाई टाइगर, यहाँ कुछ गिरा है, एक बरसरकर चिल्लाया और हाथ में एक किताब उठाकर दिखाई। इधर लाओ, जरा मुझे भी दिखाओ। फ्लेमिंग टाइगर ने मुस्कुराते हुए किताब ली और होंठ चाटे। किताब देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। वाह, सच में वाह, उस बच्चे ने इतनी मेहनत से जो जगह ढूंढी थी वो तो मैंने हथिया ली। और अब अगर उसे पता चले कि तलवारबाजी की एक दुर्लभ स्किल बुक मेरे हाथ लग गई है तो उसके चेहरे का पछतावा देखने लायक होगा। भाई टाइगर, क्वाइट वुल्फ की आंखों में ठंडी चमक आ गई। मैंने उस बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले देखा था। वे अभी भी आसपास घूमने वाले ग्नोम्स मार रहे हैं। लगता है वे अभी भी इस जगह के बारे में सोच रहे हैं। क्यों ना हम जाकर उन्हें ही मार दें, इससे भविष्य की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। क्वाइट वुल्फ के दिल में गहरा गुस्सा भरा था। नीतीश के हाथों 2 बार मारे जाने के बाद वो बदला लेने को बेताब था। फ्लेमिंग टाइगर ने हाथ हिलाते हुए उपहास से कहा, उन्हें देखने दो। देखे हम कितनी तेजी से लेवल बढ़ाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं और कैसे रेड लीफ टाउन के राजा बनते हैं। वे बस किनारे खड़े होकर पछताते रहेंगे। ये सोचकर ही मजा आ रहा है। क्वाइट वुल्फ के मन में अभी भी गुस्सा था, लेकिन जब उसने सोचा कि नीतीश सिर्फ नोम्स मारकर थक रहा होगा तो उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। इंतजार करो, क्वाइट वुल्फ ने मन ही मन कहा। जिस दिन मैं लेवल 6 पहुंचूंगा तुम्हारी मौत तय है। उसी समय क्रिम्सन स्टार माइन से 60 गज दूर जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपकर नीतीश फ्लेमिंग टाइगर और उसकी टीम पर नजर रखे हुए था। भाई नीतीश, ब्लैकी ने चिंता से पूछा, क्या हम वाकई इन सबको संभाल पाएंगे? ये 11 लोग कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ये सब शैडो लोकशॉप के एक्सपर्ट हैं। ऊपर से इनके पास 2 हीलर भी हैं। शांत रहो, नीतीश ने घड़ी देखते हुए कहा। समय लगभग खत्म हो गया है, हम बस तमाशा देखने वाले हैं। थोड़ी देर में तुम पीछे खड़े रहना। जिसकी HP कम हो उसे खत्म करना, किसी को भी भागने मत देना। समय खत्म। ब्लैकी को कुछ समझ नहीं आया। नीतीश ने माइन के सामने मौजूद धुएं के बादल की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। फ्लेमिंग टाइगर को लगता है कि उच्च लेवल के मॉन्स्टर मारना बहुत आसान है, लेकिन जो स्मोक बॉम्ब हमने छोड़े थे उनकी समय सीमा होती है। 1 घंटा पूरा होने में बस 2 मिनट बचे हैं। क्या उसे लगा कि वो मेरा इलाका चुराकर हमेशा मजे करता रहेगा? अब मैं उसे बताऊंगा कि जिंदगी में सबक कैसे सिखाया जाता है। अब ब्लैकी समझ गया। नीतीश के लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। भाई नीतीश सच में सबसे चालाक है। इस बार शैडो के ये लोग पूरी तरह फंस गए। 2 मिनट बाद क्रिम्सन स्टार माइन के सामने का धुएं का बादल धीरे धीरे गायब हो गया। भाई टाइगर, धुआं क्यों हट रहा है? एक एलिमेंटलिस्ट घबराकर बोला। धुआं हट गया? फ्लेमिंग टाइगर चौंका। उसने सामने देखा, धुआं सच में गायब हो चुका था। कोई बात नहीं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। शायद ये कोई अस्थायी प्रभाव रहा होगा। मारते रहो। लेकिन तभी जो कोबोल्ड अब तक बेवकूफों की तरह खड़े थे, उनकी आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गईं। 40 से ज्यादा कोबोल्ड्स एक साथ शैडो वर्कशॉप के खिलाड़ियों की ओर देखने लगे। गुस्से से गुर्राते हुए वे सभी एक साथ दौड़ पड़े। शैडो के सदस्य पूरी तरह तैयार नहीं थे। एक पल में ही वे कोबोल्ड से घिर में। लेवल 2 का खिलाड़ी एक कोबोल्ड के सिर्फ 3 बार ही झेल सकता था। पूरे झुंड के सामने तो कोई मौका ही नहीं था। पलक झपकते ही 7 खिलाड़ी मर गए। बाकी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन कोबोल्ड्स उनसे कहीं तेज थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने भागते हुए जादूगरों को पकड़ लिया। हर जादूगर के सिर पर एक एक हथौड़ा पड़ा। वे वहीं ढेर हो गए। दोबारा उठने का मौका तक नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है? ये कोबोल्ड्स अचानक पागल क्यों हो गए? फ्लेमिंग टाइगर चीखा और भाग खड़ा हुआ। इतनी मेहनत से लेवल 2 पहुंचे थे और एक ही बार में सब वापस लेवल 1 पर आ गए। 3 हत्यारे तो फिर से लेवल 0 हो गए। रेड लीफ टाउन पर राज करने का सपना एक पल में चकनाचूर हो गया। फिर मिलेंगे भाई टाइकून, नीतीश ने रास्ता रोकते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कोई भी मूर्ख समझ सकता था कि कोबोल्ड्स का यह विद्रोह नीतीश की चाल थी। तू मरा समझा? फ्लेमिंग टाइगर गुस्से से दहाड़ा। अगर मैं तुझे लेवल 0 पर वापस ना भेजूं तो मेरा नाम उल्टा पढ़ा जाए। उसने ढाल उठाई और नीतीश पर झपट पड़ा। एक हाथ से ढाल से नीतीश की नजर रोकी, दूसरे हाथ से तलवार उसके महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ाए। सरल लेकिन बेहद खतरनाक वार। लेकिन वार हवा में लगा। कहाँ गया? फ्लेमिंग टाइगर चौंका। यहाँ नीतीश उसके पीछे खड़ा था। चॉप, 36 डैमेज। फ्लेमिंग टाइगर की HP 220 से गिरकर 184 रह गई। वो घूमा और शील्ड बैश किया, लेकिन नीतीश पहले ही पीछे हट चुका था। एक और वार, फिर एक और वार। उसकी HP गिरकर 83 रह गई। कायर,
अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, फ्लेमिंग टाइगर चिल्लाया। जरूर, नीतीश शांत स्वर में बोला, मैं यहीं खड़ा हूं। फ्लेमिंग टाइगर मुस्कुराया और सीधे चार्ज कर दिया। लेकिन थंडरिंग फ्लैश, बिजली की 3 धारें ढाल पार कर सीधे उसके शरीर में घुस गई। -28, -35, -41, उसकी एचपी शून्य हो गई। तू नीच, इतना कहकर फ्लेमिंग टाइगर तारों की रोशनी में बदल गया। वो पीछे अयस्क का ढेर और एक किताब छोड़ गया। रेड लीफ टाउन के शोर शराबे से भरे प्लाजा में अचानक सफेद रोशनी चमकी। एक एक करके खिलाड़ियों के शरीर दिखाई देने लगे। ये सभी शैडो गिल्ड के पुनर्जीवित सदस्य थे। उन सभी के चेहरे बेहद उदास और बुझ चुके थे। अभी कुछ ही देर पहले वे रेड लीफ टाउन के तानाशाह बनने के सपने देख रहे थे। उनका लेवल तेजी से बढ़ रहा था, मानो उड़ रहे हों। लेकिन अगले ही पल वे सब मारे गए। न सिर्फ उनका लेवल और स्किल दक्षता गिर गई थी, बल्कि लेवल 1 पर जो थोड़ा बहुत EXP था वो भी पहले से कम हो गया था। अब वे औसत खिलाड़ियों से भी बदतर हालत में थे। फ्लेमिंग टाइगर की हालत सबसे खराब थी। पुनर्जीवित होने के बाद उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था मानो किसी को जिंदा ही खा जाएगा। सिस्टम सूचना, प्लेयर नीतीश ने तुम्हें मार डाला है। 3 सेकंड बाद तुम रेड लीफ टाउन में पुनर्जीवित होगे। तुम 1 लेवल खो दोगे और सभी स्किल दक्षताएं 100 अंक कम हो जाएंगी। नीतीश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जरूर ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें मरने की इच्छा हो जाएगी। फ्लेमिंग टाइगर गुस्से से दहाड़ा। उसका व्यवहार इतना डरावना था कि आसपास के खिलाड़ी उससे दूरी बना रहे थे। कुछ देर तक गुस्सा निकालने के बाद फ्लेमिंग टाइगर ने शैडो के बाकी सदस्यों को आदेश दिया कि वे अपनी थैलियां जांचें और देखें कि क्या क्या गिरा था। हालांकि ये मौत बहुत बड़ा नुकसान थी, लेकिन कोबोल्ड से मिली लूट अभी भी उनके पास थी। यही एकमात्र चीज थी जिससे वे खुद को दिलासा दे सकते थे। लेकिन जैसे ही फ्लेमिंग टाइगर ने अपनी थैली देखी, उसके मुंह से खून निकल आया। अभी तुरंत हम डार्क मून वैली चलेंगे, मुझे उस बच्चे को मारना ही होगा, वो पागलों की तरह चिल्लाया। जिस दुर्लभ तलवारबाजी स्किल बॉसे वो नीतीश का मजाक उड़ाने वाला था, वो गायब हो चुकी थी। वो किताब कोबोल्ड से मिली सबसे कीमती चीज थी। और सबसे बुरी बात, वो किताब अब नीतीश के हाथों में थी। मतलब ये कि फ्लेमिंग टाइगर की सारी मेहनत आखिरकार नीतीश के फायदे में बदल गई थी। ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी नफरत अब ऐसी हो चुकी थी जो नीतीश को लेवल 0 तक मार देने के बाद भी खत्म नहीं होती। शैडो के बाकी सदस्यों को समझ नहीं आया कि फ्लेमिंग टाइगर इतना क्यों बौखला गया था। इस समय नीतीश की तलाश में जाना सिर्फ बेवकूफ़ी थी। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि बदला लेने वालों का इंतजार करता। नीतीश तो अब कहीं और बैठकर उन पर हंस रहा होगा। इसी समय फ्लेमिंग टाइगर का सिस्टम कॉल बजा। कौन है? इस समय मुझे परेशान कर रहा है, मरना चाहते हो क्या? कॉल कनेक्ट होते ही वो चिल्लाया, फ्लेमिंग टाइगर, एक दिन ना मिलने पर तुम्हारा गुस्सा और बढ़ गया लगता है। दूसरी तरफ की आवाज बेहद ठंडी थी। फ्लेमिंग टाइगर पहचान गया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। भाई झांग, ये आप हैं। मैं बस अपने अधीनस्थों को सिखा रहा था, मेरा मतलब आपके लिए नहीं था, कृपया बुरा मत मानिए। काफी हो चुका, भाई झांग ने सख्ती से कहा। मुझे रेड लीफ टाउन में तुम्हारी हरकतों के बारे में सब पता है। तुमने शैडो के विकास को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब से तुम रेड लीफ टाउन के टीम लीडर नहीं रहोगे। साइलेंट रेन अस्थायी रूप से जिम्मेदारी संभालेगा। और सुनो, अगर मेरे यहां पहुंचने तक तुम अभी भी लेवल 2 पर ही रहे तो शैडो छोड़ देना, हमें कचरे की जरूरत नहीं। फ्लेमिंग टाइगर सुन्न हो गया। उस पल नीतीश के प्रति उसकी नफरत समंदर से भी गहरी हो गई। दूसरी ओर डार्क मून वैली, नीतीश और ब्लैकी शैडो के मरे हुए सदस्यों से गिरा हुआ सामान इकट्ठा कर रहे थे। नीतीश के हाथ में फ्लेमिंग टाइगर से गिरी स्किल बुक थी। फ्लेमिंग टाइगर सच में बहुत उदार है। नीतीश मुस्कुराया, इतनी अच्छी चीज भी मेरे लिए छोड़ गया। उसने बिना देर किए स्किल सीख ली। विंड ब्लेड एक्शन टाइप स्किल, आवश्यकता तलवार, लेवल 1, दक्षता 0/300, 5 गज से बाहर और 30 गज के भीतर दुश्मन पर झपट्टा मारकर हमला। दौड़ते समय मूवमेंट स्पीड प्लस 40% और 3 सेकंड के लिए अटैक स्पीड प्लस 20%, कूलडाउन 25 सेकंड। ये स्किल तलवारबाज की गतिशीलता को बेहद बढ़ा देती थी, खासतौर पर उन रेंजर्स और मेजर्स के खिलाफ जो दूर से वार कर भागते रहते थे। भाई नीतीश, ब्लैकी हंसते हुए बोला, हमें जितने उल्कापिंड अयस्क चाहिए थे सब मिल गए हैं, कुछ कांस्य अयस्क भी हैं। शैडो वालों ने इस बार हमारी पूरी मदद कर दी। अयस्क उठाते हुए ब्लैकी की नज़र एक गहरे हरे रंग के पत्थर पर पड़ी। भाई नीतीश, ये स्टार क्रिस्टल क्या है? ये सुनते ही नीतीश ने अपने पैरों के पास पड़े अयस्क को भी नजरअंदाज कर दिया और तुरंत ब्लैकी के पास दौड़ा। कमाल है, ये सच में स्टार क्रिस्टल है। ब्लैकी, तुम्हारी किस्मत तो आसमान छू रही है। नीतीश की आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था। दुनिया में हर मॉन्स्टर से स्टार क्रिस्टल गिरने की संभावना 10 लाख में 1 होती थी। दूसरों के लिए ये बेकार पत्थर हो सकता था, लेकिन नीतीश के लिए ये अनमोल खजाना था।
भाई नीतीश, ये किस काम आता है? ब्लैकी ने उत्सुकता से पूछा। ये खाने के लिए है। नीतीश हल्का मुस्कुराया, लेकिन खिलाड़ियों के लिए नहीं। इतना कहकर उसने स्टार क्रिस्टल अपने पास रख लिया। ब्लैकी थोड़ा हैरान हुआ, पत्थर कौन खाता है? लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। कुछ ही देर में सारी लूट इकट्ठा कर ली गई। कुल मिला 14 उल्कापिंड अयस्क, 32 कांस्य अयस्क। नीतीश का मिशन पूरा हो चुका था और कुछ अतिरिक्त अयस्क भी बच गया था। लोहार की दुकान पर मास्टर जैक, नीतीश ने कहा, मैंने आपके मांगे हुए सारे उल्कापिंड अयस्क इकट्ठा कर लिए हैं। उसने एक भी अपने पास नहीं रखा। अच्छा काम है नौजवान, मास्टर जैक ने कहा, लेकिन अगर तुम्हें एक सच्चा लोहार बनना है तो तुम्हें अपनी ताकत साबित करनी होगी। क्रिम्सन स्टार माइन में एक शक्तिशाली कोबोल्ट सरदार है, उसे मारो। सिस्टम सूचना, छिपा हुआ मिशन, रोड ऑफ फोर्जिंग, दूसरा चरण। क्रिम्सन स्टार माइन के अंदर कोबोल्ट सरदार को मारो। समय सीमा 1 घंटा। ये देखते ही नीतीश का मन हैमर ट्रेडिंग को कोसने का हुआ। उसके पिछले जीवन में किसी ने इस दूसरे चरण का जिक्र नहीं किया था। ये कोई साधारण एलीट नहीं था, ये सरदार रैंक का मॉन्स्टर था, लगभग एक डंजन बॉस के बराबर। और नीतीश अभी सिर्फ लेवल 3 था। जो होगा देखा जाएगा, नीतीश ने ठान लिया। फोर्जिंग टैलेंट वो किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद नीतीश और ब्लैकी क्रिम्सन स्टार माइन के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। अंदर के कोबोल्ट लेवल 5 के थे, उन्हें मारना कहीं ज्यादा मुश्किल था। आधे घंटे बाद वे खदान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। बीच में एक विशाल आकृति खड़ी थी। कोबोल्ट सरदार, सरदार रैंक, लेवल 5, HP 2100/2100। सिर्फ HP ही डराने के लिए काफी थी। ऊपर से भारी कवच। हर 5 सेकंड में ये 2% HP यानी 42 HP खुद ब खुद रिकवर कर लेता था। नीतीश ने उसे देखते हुए बेबस हंसी के साथ कहा, क्या सच में मुझे वो चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी? भाई नीतीश, क्या हम सच में इस कोबोल्ट सरदार को हरा सकते हैं? ब्लैकी को कोबोल्ट सरदार को देखकर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी डरावनी HP को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो उसकी पीठ पर टंगी विशाल कुल्हाड़ी ही किसी को दहला देने के लिए काफी थी। अगर उस कुल्हाड़ी का एक वार भी ब्लैकी पर पड़ जाता तो वो उसी पल मांस के पेस्ट में बदल जाता। मुझे नहीं पता, नीतीश ने सिर हिलाते हुए कहा। योजनाएं हमेशा हालात के मुताबिक नहीं चलती। पूरी खदान के अंदर ऐसा एक भी इलाका नहीं था जहां किसी रणनीति का इस्तेमाल किया जा सके। अगर उन्हें कोबोल्ट सरदार को मारना था तो उन्हें सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़नी ही पड़ती। अब तक नीतीश जितने भी राक्षसों से मिला था उनमें कोबोल्ट सरदार सबसे ताकतवर था। अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो नीतीश पहले लेवल 5 तक पहुंचता, पूरा कांस्य उपकरण पहनता, तब उसके पास लगभग 80% जीतने का मौका होता। लेकिन फोर्जिंग मास्टर जैक ने जो समय दिया था उसमें अब बहुत कम वक्त बचा था। अगर वो बचे हुए 20 मिनट में इस लड़ाई को खत्म करना चाहता तो कम से कम लेवल 5 एलीट्स की पूरी पार्टी चाहिए थी। लेकिन यहां तो वे सिर्फ 2 थे, उनके उपकरण भी खास नहीं थे। 20 मिनट में कोबोल्ट सरदार को मारना लगभग असंभव था। फिर भी अगर ये क्वेस्ट फेल हो गई तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये एक छिपी हुई क्वेस्ट थी और इसे करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता था। अगर ये असफल हो जाती तो नीतीश इसे दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से नीतीश इस क्वेस्ट को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब बस कोशिश ही कर सकता हूं। नीतीश ने गहरी सांस ली और अपना जादुई हथियार एबिसल ब्लेड निकाल लिया। अपने पिछले जीवन में नीतीश ने जितने जादुई हथियार देखे थे उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। जिस किसी ने भी जादुई हथियार की ताकत देखी थी वो उसके सामने झुक जाता था। लेकिन जो लोग जादुई हथियार को सही तरीके से चला पाते थे वे फीनिक्स के पंखों जितने दुर्लभ होते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था क्रिम्सन वॉर गॉड। उसने 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों वाले गिल्ड वॉर में अपनी पहचान बनाई थी। उस युद्ध में उसके हाथ में खून से सना हुआ जादुई हथियार था क्रिम्सन घोस्ट एक्स। वो उस विशाल कुल्हाड़ी के साथ हजारों योद्धाओं की भीड़ में घुस गया और कत्लेआम मचा दिया। कोई भी उसकी कुल्हाड़ी को रोक नहीं सका। अंत में दुश्मन गिल्ड को शर्मिंदगी में पीछे हटना पड़ा। उस युद्ध में क्रिम्सन वॉर गॉड ने 1 बनाम 10,000 का चमत्कार रच दिया। उसी के बाद उसने शक्तिशाली वॉर गॉड साम्राज्य की नींव रखी। फिर था पागल विंडचेजर। उसके पास जादुई हथियार था एविल स्पिरिट्स रोअर। सिर्फ धनुष लेकर उसने अकेले एक पूरे शहर की रक्षा की थी। हजारों दुश्मन खिलाड़ियों में से कोई भी शहर के 100 गज के भीतर एक कदम भी नहीं रख पाया। एक ही तीर से उसने इम्पोजिंग एक्सपर्ट गिल्ड के लीडर आउटस्टैंडिंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी को मार गिराया था जब वो 100 गज से भी ज्यादा दूर खड़ा था। जब तक कोई जादुई हथियार उपयोग करता होता वो गॉड्स डोमेन में शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ माना जाता था जिसका सभी सम्मान करते थे। सिस्टम, क्या आप एबिसल ब्लेड को बांधना चाहते हैं? नीतीश ने गहरी सांस ली और हाँ चुन लिया। अब उसे जादुई हथियार के बैकलैश की परवाह नहीं थी। अगर दूसरे लोग जादुई हथियार चला सकते थे तो वो, एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति, उन नए खिलाड़ियों से कैसे हार सकता था? जैसे ही बंधन पूरा हुआ नीतीश को अपने पूरे शरीर से ताकत खिंचती हुई महसूस हुई। उसके लेवल 1 के बाद 1 गिरते गए और वो एक पल में लेवल 0 पर पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल ताकत की एक जबरदस्त लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अब उसका शरीर लेवल 3 से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। जब उसने एबिसल ब्लेड के गुण देखे तो वो खुद भी चौंक गया। एबिसल ब्लेड, जादुई हथियार, 1 हाथ की तलवार, आक्रमण शक्ति 24, सभी गुण +10, आक्रमण गति +3,
राक्षस के लेवल 5 तक को अनदेखा करता है। विशेष प्रभाव 15% मौका 2 गुना नुकसान, 10% मौका कयामत का शाप, सभी आंकड़े 30% कम 20 सेकंड। तलवारबाज के लिए विशेष सभी कौशल +2 लेवल, हर लेवल पर मिलने वाले फ्री पॉइंट्स +2। अतिरिक्त कौशल 1 प्रेत हत्या 30 सेकंड का डबल, 5 मिनट कूलडाउन। 2 अगाध बंधन 3 सेकंड स्टन, रक्षा 100% कम। 9 ड्रैगन स्लैश 9 प्रेत तलवारें 20 सेकंड। ये तलवार मास्टर स्मिथ होलिसिस द्वारा काले ड्रैगन किंग के दांतों से बनाई गई थी। ये 36 प्रसिद्ध तलवारों में 31वें स्थान पर थी, लेकिन इस पर काले ड्रैगन किंग का शाप भी था। अगर धारक शाप को दबा ना सका तो उसके सभी गुण स्थायी रूप से 50% कम हो जाएंगे। इतने भयानक गुण देखकर ये तलवार किसी भगवान के हथियार से कम नहीं लग रही थी। भाई नीतीश, मुझे डराओ मत, ब्लैकी घबरा कर बोला। तुम लेवल 0 कैसे हो गए? कोबोल्ड सरदार पहले ही जानलेवा था, अब नीतीश लेवल 0 पर था तो वे लड़ेंगे कैसे? शांत रहो, नीतीश बोला। पहले स्मोक बम से छोटे कोबोल्ड साफ करो। कोबोल्ड सरदार मुझ पर छोड़ दो। उसने अपने सभी फ्री पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए। उसकी एजिलिटी 20 पहुंचते ही तेज और फुर्तीला सक्रिय हो गया। अब नीतीश एबिसल ब्लेड की असली ताकत आजमाने के लिए तैयार था। जब तक नीतीश अपने शरीर के नए तालमेल को समझ रहा था, ब्लैकी ने आसपास के सारे कोबोल्ड मार डाले। अब मैदान में सिर्फ कोबोल्ड सरदार बचा था। मेरे हमले का इंतजार करना, नीतीश ने कहा, फिर पूरा हमला शुरू करना। एक कदम आगे बढ़ाते ही नीतीश बिजली की तरह दौड़ा। विंड ब्लेड। एक पल में वो कोबोल्ड सरदार के सामने था। सरदार प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया कि काले प्रकाश की 2 धारें सीधे उसकी गर्दन पर गिरी। खून फूट पड़ा। कोबोल्ड सरदार दर्द से चीख उठा। उसके सिर के ऊपर डैमेज उभरा -63, -128। जैसे ही सरदार ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई, एक और तलवार की चमक उसके कमजोर हिस्से से गुजर गई। चॉप -105 डैमेज। लेवल 4 चॉप की ताकत हैरान कर देने वाली थी। कुल्हाड़ी जमीन पर गिरी और एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन नीतीश पहले ही पीछे हट चुका था। थंडरिंग फ्लैश। 3 बिजली की धारें कोबोल्ड सरदार के विशाल शरीर से गुजरी। -84, -101, -123। सिर्फ एक ही झटके में नीतीश ने कोबोल्ड सरदार की 600 से ज्यादा एचपी उड़ा दी। एबिसल ब्लेड की ताकत नीतीश को खुद भी चौंक गई। दूर खड़ा ब्लैकी तो पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। नीतीश के अचानक किए गए जबरदस्त हमले से कोबोल्ड सरदार को भारी नुकसान हुआ। दर्द और खून की गंध ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। कोबोल्ड सरदार ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और नीतीश पर एक के बाद एक बेरहमी से वार करने लगा। पिछले अप्रत्याशित हमले के कारण कोबोल्ड सरदार सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। वो केवल सहज प्रवृत्ति से हमला कर रहा था, इसलिए उसके वार बेहद उग्र और हिंसक थे। इन जंगली हमलों के सामने अगर कोई लेवल 5 शील्ड वॉरियर या गार्डियन नाइट भी होता तो वो एक पल में मारा जाता। नीतीश ऐसे भयानक हमलों के बीच लगातार पीछे हटते हुए चकमा देता रहा। उसे जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसे उड़ते हुए चट्टान जैसे मलबे से भी बचना पड़ रहा था। अगर वे लग जाते तो भारी नुकसान होता। एक इंसान और एक राक्षस तेज रफ्तार में चालें बदल रहे थे। अगर कोई आम खिलाड़ी होता तो वो एक भी चाल नहीं चल पाता और विशाल कुल्हाड़ी से कटकर वहीं मर जाता। ब्लैकी, जल्दी हमला करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। नीतीश पिछले 7-8 सेकंड से लगातार चकमा दे रहा था। जब उसने देखा कि ब्लैकी अभी तक हमला नहीं कर रहा तो वो जोर से चिल्लाया। वे इस समय किसी छोटे एलीट से नहीं बल्कि एक सरदार बॉस से लड़ रहे थे। सरदार बॉस का हमला पैटर्न एलीट जितना सीधा नहीं होता। उसके पास कई तरह के हमले होते हैं और वो लड़ाई के दौरान अपनी रणनीति बदल सकता है। सरदार बॉस के पास बुद्धि होती है। वो सामने वाले खिलाड़ी के हिसाब से अपने हमले बदलता है। ताकत के मामले में सरदार बॉस सामान्य एलीट से कम 4 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि नीतीश केवल 7-8 सेकंड से ही लड़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो कई मिनट बीत चुके हों। सिर्फ बचाव और कभी कभार किए गए जवाबी हमलों में ही नीतीश की 100 से ज्यादा एचपी कम हो चुकी थी। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो उसकी एचपी जल्द ही 0 हो जाती। प्रसिद्ध तलवार एबिसल ब्लेड के कारण नीतीश के गुण बहुत बढ़ चुके थे। इसने उसके 3 सबसे जरूरी छिपे हुए मूल कौशल सक्रिय कर दिए थे। इन्हीं कौशलों की वजह से नीतीश इतने खतरनाक हमलों में भी लगातार चकमा दे पा रहा था। अगर उसके हाथ में एबिसल ब्लेड न होती तो नीतीश बहुत पहले मर चुका होता। मैं आ रहा हूं भाई नीतीश। ब्लैकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी छड़ी घुमाई। उसके मुंह से अभिशाप निकला और उसने कोबोल्ड सरदार पर एक डार्क एरो चला दिया। डार्क एरो कोबोल्ड सरदार से टकराया, लेकिन सिर्फ 17 डैमेज हुआ। ये देखकर ब्लैकी का मुंह खुला रह गया। एक लेवल 5 सामान्य राक्षस पर वो 50 से ज्यादा नुकसान कर सकता था, लेकिन सरदार बॉस पर यह सिर्फ 1/3 रह गया था। इससे साफ था कि सरदार बॉस का बचाव कितना डरावना था। दूसरी ओर नीतीश एक ही वार में 100 से ज्यादा डैमेज कर रहा था। अचानक नीतीश ने एबिसल ब्लेड से बीच बीच में वार किया। काट। काली रोशनी की एक धार कोबोल्ड सरदार के हमले के बीच से निकल गई। पैंग। नीतीश 3 कदम पीछे खिसक गया। उसके सिर के ऊपर 30+ डैमेज दिखाई दिया।
दूसरी ओर कोबोल्ड सरदार की विशाल कुल्हाड़ी हवा में झटके से रुक गई। काम कर गया। नीतीश मन ही मन खुश हुआ। लगता है मेरी ताकत अब काफी है। गॉड्स डोमेन में खिलाड़ी सिर्फ बचाव या चकमा ही नहीं दे सकते, बल्कि राक्षस के हमले को बीच में रोक भी सकते हैं। इससे राक्षस का हमला कुछ पल के लिए रुक जाता है। ये एक उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक थी जो गेम खुलने के लगभग आधे साल बाद लोकप्रिय हुई थी, खासकर बॉस फाइट्स में। अगर मुख्य टैंक यानी एमटी ये तकनीक नहीं जानता तो पूरी पार्टी का सफाया तय होता था। कोबोल्ड सरदार के एक पल के रुकने से उसका कमजोर बिंदु खुल गया। नीतीश बिना रुके अंदर घुसा। उसने एबिसल ब्लेड को कसकर पकड़ा और लगातार वार किए। 4 तलवार की धारें कोबोल्ड सरदार के बिना कवच वाले हिस्सों पर लगी। डैमेज बढ़ाने वाले प्रभाव के साथ नीतीश ने तुरंत 300 एचपी छीन ली। ब्लैकी के हमलों को मिलाकर कोबोल्ड सरदार के पास अब सिर्फ 900 से थोड़ी ज्यादा एचपी बची थी। आओ आओ आओ! कोबोल्ड सरदार पूरी तरह भड़क उठा। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी फेंक दी और कमर से 2 मचेटी निकाल ली। हथियार बदलते ही उसका हमला पैटर्न भी बदल गया। कुल्हाड़ी के साथ वो एक बरसेकर जैसा था, लेकिन 2 ब्लेड के साथ वो अब एक तेज और घातक डुअल ब्लेड तलवारबाज बन गया। उसकी हमले की गति तेजी से बढ़ गई। नीतीश एक ब्लेड से बचता तो दूसरा पीछे से आ जाता। नीतीश ने जल्दी से एबिसल ब्लेड से रोकने की कोशिश की। चिंगारी, ब्लेड और तलवार टकराई। नीतीश का शरीर दूर जाकर गिर पड़ा। जब नीतीश अभी हवा में ही था, उसने देखा कि कोबोल्ड सरदार पूरी ताकत से कूद रहा है। दोनों मचेटी ऊपर उठाए। क्या यह पूरी ताकत से आ रहा है? नीतीश चौंक गया। उसने तुरंत इस्तेमाल किया पैरी होम। एबिसल ब्लेड ने मचेटी को रोक लिया, लेकिन नीतीश उल्कापिंड की तरह जमीन पर जा गिरा। उसने सोचा हमला खत्म हो गया है, लेकिन तभी दोनों ब्लेड फिर नीचे गिरे, सीधे उसकी छाती की ओर। नीतीश हिल नहीं पाया। फैंटम किल। तुरंत नीतीश का एक हमशक्ल 3 गज दूर प्रकट हुआ। बिजली की गति से नीतीश ने उससे जगह बदल ली। कोबोल्ड सरदार के दोनों ब्लेड हमशक्ल की छाती में धंस गए। हमशक्ल की एचपी एक पल में 300 प्लस गिर गई। कोबोल्ड सरदार मुस्कुराया, लेकिन उसी पल नीतीश उसके पीछे प्रकट हो गया। 9 ड्रैगन स्लैश। एबिसल ब्लेड के 9 प्रेत तलवारें प्रकट हुई, हवा में घूमने लगी। वे नाचते हुए कोबोल्ड सरदार के शरीर में लगातार घुसने लगी। छोटे छोटे डैमेज लगातार दिखाई देने लगे। -10, -12, -11। संख्या ज्यादा थी। नीतीश के चॉप और सामान्य हमलों के साथ कोबोल्ड सरदार की एचपी अब लगभग 500 रह गई। जैसे ही कोबोल्ड सरदार मुड़ा, एबिसल बाइंड, काली जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। 3 सेकंड तक वो हिल नहीं सका। उसकी रक्षा 100% कम हो गई। इस तरह की लड़ाई में 3 सेकंड जीवन और मृत्यु बदल सकते हैं। 9 तलवारें बिना रुके वार करती रहीं। हर हिट 20 प्लस डैमेज दे रही थी। कोबोल्ड सरदार की एचपी तेजी से गिरकर लगभग 200 रह गई। आओ आओ! कोबोल्ड सरदार दहाड़ा। उसका शरीर 2 गुना बड़ा हो गया। नीतीश समझ गया ये उसका अंतिम उन्माद था। उसकी ताकत कम से कम 30% बढ़ चुकी थी, लेकिन नीतीश के सारे जीवन रक्षक कौशल अब कूल डाउन पर थे। कोबोल्ड सरदार ने उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ दोनों तलवारें फेंकी, तीर जैसी रफ्तार से। उसी पल नीतीश ने पास में एक कोबोल्ड खनिक को फिर से जीवित होते देखा। तुरंत ग्रेविटी लिबरेशन, विंड ब्लेड। बिजली की तरह नीतीश ने वार से बचकर खनिक की ओर छलांग लगाई, लेकिन कोबोल्ड सरदार भी तेजी से उसके पीछे आया। सिर्फ 2 सेकंड में 20 गज की दूरी तय कर ली। दोनों ब्लेड जमीन कर गिरे। खनिक 2 टुकड़ों में कट गया। खून की बारिश हुई। वार नीतीश के गाल से छूकर निकला। बस एक बाल की दूरी से मौत बची। जैसे ही कोबोल्ड सरदार दूसरा वार करने वाला था, थंडरिंग फ्लैश, 3 बिजली की धारें उसके शरीर में घुसी। -130 एचपी। कोबोल्ड सरदार गिर पड़ा। नीतीश ने राहत की सांस ली। सरदार बॉस सच में बेहद खतरनाक था। अगर नीतीश लेवल 5 पर पूरे कान से उपकरण के साथ भी आता तो शायद फिर भी मर जाता। ये जीत किस्मत और सही समय की वजह से मिली थी। सिस्टम लेवल 5 कोबोल्ड सरदार मारा गया। लेवल अंतर 5। EXP में 500% वृद्धि। 2350 एचपी प्राप्त। नीतीश तुरंत लेवल 1 के 76 तक पहुंच गया। सिस्टम पहली बार सरदार राक्षस मारने पर बधाई। ड्रॉप रेट 200%। स्टार मून किंगडम प्रतिष्ठा +10। अचानक कोबोल्ड सरदार का शरीर फूला और जोरदार धमाके के साथ फट गया। फर्श पर ढेर सारी लूट बिखर गई। जब कोबोल्ड सरदार फटा तो उसकी लाश के साथ ढेर सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। तांबे के सिक्के जमीन पर बिखरकर चमकने लगे, मानो पूरी खदान में फैलकर नीतीश की जीत का जश्न मना रहे हों। इस समय ब्लैकी जमीन पर बेसुध बैठा था। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसे जमीन पर गिरी लूट की जरा भी परवाह नहीं थी। ये लड़ाई सच में बेहद कठिन थी। सांस लेने तक का समय नहीं मिला। हर सेकंड दिल दहला देने वाला और आंखें झकझोर देने वाला था।
लड़ाई का हर पल ब्लैकी के दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगर उसका दिल कमज़ोर होता तो वो ये सब कभी सहन नहीं कर पाता। और नीतीश, जो सीधे कोबोल्ड सरदार से टकरा गया था, उसके पास आखिर किस तरह का साहस था। वाह, हम जीत गए भाई नीतीश, आप सच में मेरे आदर्श हैं, ब्लैकी ने जोश में चिल्लाते हुए कहा। नीतीश के शांत चेहरे को देखकर ब्लैकी के मन में उनके लिए और भी सम्मान भर गया। पहले वाला नीतीश ताकतवर तो था, कई आम खिलाड़ियों से बेहतर भी था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक औसत प्रोफेशनल प्लेयर ही था। उसका कौशल ब्लैकी के लिए कभी भी रहस्यमय नहीं लगा था। वो जल्दी उत्तेजित हो जाता था, छोटे छोटे उपकरणों के लिए भी झगड़ पड़ता था। लेकिन आज का नीतीश पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बेहद शांत था, हर कदम सोच समझकर उठाता था। उसके अंदर एक ऐसी शांति थी जैसे कोई सोया हुआ ड्रैगन। आमतौर पर वो कुछ खास नहीं करता, लेकिन जब करता तो पूरी दुनिया चौंक जाती। ब्लैकी, क्या तुम्हारी आदर्श जेंटल स्नो नहीं है? नीतीश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल है, ब्लैकी तुरंत बोला। लेकिन आप भी कमाल हैं भाई नीतीश, आप हमेशा चुप रहते हैं, कुछ नहीं बताते, और जब अचानक अपना हुनर दिखाते हैं तो इतना ताकतवर कोबोल्ड सरदार भी गिरा देते हैं। एक प्रोफेशनल गेमर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। भाई नीतीश, मुझे कर्समेंसर खेलना सिखाइए, मैं भी प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता हूँ। ब्लैकी की नज़रों में नीतीश जब कोबोल्ड सरदार फटा तो उसकी लाश के साथ ढेर सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। तांबे के सिक्के जमीन पर बिखरकर चमकने लगे, मानो पूरी खदान में फैलकर नीतीश की जीत का जश्न मना रहे हों। इस समय ब्लैकी जमीन पर बेसुध बैठा था। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसे जमीन पर गिरी लूट की जरा भी परवाह नहीं थी। ये लड़ाई सच में बेहद कठिन थी। सांस लेने तक का समय नहीं मिला। हर सेकंड दिल दहला देने वाला और आंखें झकझोर देने वाला था। लड़ाई का हर पल ब्लैकी के दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगर उसका दिल कमज़ोर होता तो वो ये सब कभी सहन नहीं कर पाता। और नीतीश, जो सीधे कोबोल्ड सरदार से टकरा गया था, उसके पास आखिर किस तरह का साहस था। वाह, हम जीत गए भाई नीतीश, आप सच में मेरे आदर्श हैं, ब्लैकी ने जोश में चिल्लाते हुए कहा। नीतीश के शांत चेहरे को देखकर ब्लैकी के मन में उनके लिए और भी सम्मान भर गया। पहले वाला नीतीश ताकतवर तो था, कई आम खिलाड़ियों से बेहतर भी था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक औसत प्रोफेशनल प्लेयर ही था। उसका कौशल ब्लैकी के लिए कभी भी रहस्यमय नहीं लगा था। वो जल्दी उत्तेजित हो जाता था, छोटे छोटे उपकरणों के लिए भी झगड़ पड़ता था। लेकिन आज का नीतीश पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बेहद शांत था, हर कदम सोच समझकर उठाता था। उसके अंदर एक ऐसी शांति थी जैसे कोई सोया हुआ ड्रैगन। आमतौर पर वो कुछ खास नहीं करता, लेकिन जब करता तो पूरी दुनिया चौंक जाती। ब्लैकी, क्या तुम्हारी आदर्श जेंटल स्नो नहीं है? नीतीश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल है, ब्लैकी तुरंत बोला। लेकिन आप भी कमाल हैं भाई नीतीश, आप हमेशा चुप रहते हैं, कुछ नहीं बताते, और जब अचानक अपना हुनर दिखाते हैं तो इतना ताकतवर कोबोल्ड सरदार भी गिरा देते हैं। एक प्रोफेशनल गेमर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। भाई नीतीश, मुझे कर्समेंसर खेलना सिखाइए, मैं भी प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता हूँ। ब्लैकी की नज़रों में नीतीश सोने के पहाड़ जैसे थे। उसे अपने पुराने फैसले पर गर्व हो रहा था। अगर वो शैडो वर्कशॉप में गया होता तो शायद आज भी एक गुमनाम मजदूर ही रहता। ठीक है, ब्लैकी मुस्कुराया। ब्लैकी का स्वभाव सीधा साधा था। पिछले जन्म में जब नीतीश को नौकरी से निकाल दिया गया था तो ब्लैकी ने भी बिना सोचे समझे इस्तीफा दे दिया था। उसने लाखों की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी ताकि वो नीतीश के साथ खड़ा रह सके। इसलिए नीतीश उसे कभी धोखा नहीं देगा, वो उसे हर संभव मदद करेगा। भाई नीतीश, शुरुआत में मुझे अपने पॉइंट्स कैसे लगाने चाहिए, क्या पूरी तरह इंटेलिजेंस पर? ब्लैकी ने पूछा। नीतीश ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शुरुआत में पूरी बुद्धि लगाना ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सच में ताकतवर कर्समेंसर बनना है तो चपलता यानी एजिलिटी जरूरी है। चपलता से तुम तेज दौड़ पाओगे और मंत्र भी जल्दी पढ़ पाओगे। कर्समेंसर के पास जीवन बचाने वाले स्किल कम होते हैं, वे धीमे होते हैं और उनके कई स्किल मंत्रोच्चारण पर निर्भर करते हैं। इसलिए बुद्धि को 20 तक पहुंचाने के बाद अपने आधे पॉइंट्स चपलता में डालना। पिछले जन्म में एक बेहद खतरनाक कर्समेंसर था जिसने पूरी तरह एजिलिटी पर ध्यान दिया था। वो न केवल तेजी से डैमेज करता था बल्कि पीके में भी हत्यारों को रौंद देता था। इस घटना के बाद कई कर्समेंसरों ने चपलता बढ़ाना शुरू कर दिया और हत्यारे परेशान रहने लगे। इसलिए ब्लैकी मुस्कुराया। बुद्धि 20 होने के बाद मैं चपलता पर ध्यान दूंगा। इसके बाद दोनों ने लूट उठानी शुरू की। कोबोल्ड सरदार वाकई सरदार रैंक का हकदार था। ड्रॉप बेहद शानदार था।
8 कांस्य उपकरण, 273 तांबे के सिक्के, 3 स्किल बुक्स थी, मॉक, शील्ड वॉरियर, साइलेंट स्टेप्स, असैसिन, ईविल विप, कर्समेंसर। ब्लैकी, ये ईविल विप बहुत दुर्लभ है, नीतीश ने कहा और बिना सोचे स्किल बुक उसे दे दी। ब्लैकी ने तुरंत स्किल सीख ली। उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंदूक से तोप बन गया हो। उसकी बुद्धि 20 पहुंचते ही छिपी हुई क्षमता रैपिड कास्ट भी सक्रिय हो गई। इसके बाद नीतीश ने ड्रॉप का निरीक्षण किया। सबसे कीमती चीज थी ग्रे जायंट एक्स, कांस्य रैंक, लेवल 5। ये बरसीकर्स का सपना थी। अगर इस कुल्हाड़ी से मार्केट में हलचल मचाई जाए तो ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। नीतीश ने मन ही मन योजना बनाई। इसके बाद दोनों लोहार खाने पहुंचे। मास्टर जैक, मैंने कोबोल्ड सरदार को मार दिया है, ये उसकी खोपड़ी है। मास्टर जैक ने खोपड़ी देखी और संतुष्टि से बोले, बुरा नहीं नौजवान, तुम लोहारगिरी की विरासत के योग्य हो। सिस्टम नोटिफिकेशन, छिपा हुआ मिशन, रोड ऑफ फोर्जिंग पूरा हुआ। फोर्जिंग सीखी, बेसिक फोर्जिंग अप्रेंटिस बने, टैलेंट मिला, फोर्जिंग जीनियस, इनाम 10x100 रिफाइंड स्टील। फोर्जिंग जीनियस की वजह से नीतीश का भविष्य एकदम बदल गया। अब वो कम सामग्री में ज्यादा तेजी से ऊंचे स्तर का लोहार बन सकता था। डेथली फॉरेस्ट जाना होगा, नीतीश ने मन ही मन सोचा। उसी समय युवक मास्टर जैक ने उसे रोका। उनकी नजर नीतीश की कमर पर लटकी काली तलवार एबिसल ब्लेड पर थी। इतने सालों में मैंने पहली बार कोई जादुई हथियार देखा है। मास्टर जैक द्वारा अचानक रोके जाने पर नीतीश चौंक गया। युवा, क्या तुम मुझे ये तलवार देखने दोगे? मास्टर जैक ने जलती हुई लालसा से भरी आंखों से नीतीश को देखा। इस बार उनका लहजा बिल्कुल भी उदासीन नहीं था, बल्कि हल्का सा कांपता हुआ था। ये मास्टर जैक की अचानक की गई मांग पर नीतीश थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे ये बात तार्किक लगी। एक जादुई हथियार का महत्व ही बहुत बड़ा होता है। ऊपर से ये एक मास्टर स्मिथ द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध तलवार थी। हर मास्टर लोहार अपने पूरे जीवन में ऐसी तलवार को देखने और छूने की इच्छा रखता है। नीतीश को हिचकिचाते देखकर मास्टर जैक तुरंत बोले, निश्चिंत रहो, मैं केवल इसे देखना चाहता हूं, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बेझिझक बताओ। ये सुनते ही नीतीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सामने खड़ा व्यक्ति एक मास्टर फॉर्जर था। सिर्फ साधारण गढ़ाई से ही वो रहस्यमय लोहे और यहां तक कि गुप्त चांदी रैंक का उपकरण बना सकता था, और वो सिर्फ तलवार देखने के बदले उससे एक इच्छा पूरी करने को कह रहा था। नीतीश ने बिना एक पल की देरी किए सहमति में सिर हिला दिया और एबिसल ब्लेड मास्टर जैक को सौंप दी। उसे जरा भी चिंता नहीं थी। एनपीसी खिलाड़ी की वस्तुएं चुरा नहीं सकते थे। नीतीश के मन में योजना साफ थी। तलवार दिखाने के बाद वो एक गुप्त चांदी रैंक की एक हाथ की तलवार मांगेगा, तब जाकर वो एक तलवारबाज की असली ताकत दिखा पाएगा। मास्टर जैक ने एबिसल ब्लेड को थामा। वो देखने में आग बुझाने वाले लोहे की छड़ जैसी लग रही थी। उन्होंने उसकी धार को उंगलियों से छुआ, उसकी बनावट को परखा और उसकी शक्ति पर बार बार आश्चर्य जताया। 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक देखने के बाद मास्टर जैक ने अनिच्छा से तलवार नीतीश को लौटा दी। युवा, मास्टर जैक ने गंभीर स्वर में कहा, यह तलवार बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इस पर लगा अभिशाप बहुत भयानक है। जितना अधिक तुम इसकी शक्ति का उपयोग करोगे, अभिशाप उतना ही मजबूत होता जाएगा। अंत में धारक अनंत पाताल में फंस जाएगा। अगर तुम इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये तलवार तुम्हें निगल लेगी। नीतीश ये बात पहले से जानता था, इसी वजह से उसने इसे बांधने से पहले इतनी देर तक सोचा था। मास्टर जैक, नीतीश ने पूछा, क्या इस अभिशाप को कमजोर करने का कोई तरीका है? वो कुछ तरीकों को जानता था, लेकिन फिलहाल उसके पास उन्हें पूरा करने की क्षमता नहीं थी। मास्टर जैक ने गहरी सांस ली और बोले, ये तलवार मास्टर स्मिथ ओलिसिस द्वारा बनाई गई थी। गॉड्स डोमेन में ये अपनी तरह की इकलौती तलवार है। 36 प्रसिद्ध तलवारों में से सिर्फ 35 ही इसके बराबर हैं। इन तलवारों की शक्ति के लिए अकल्पनीय रूप से भयानक अस्तित्वों को मारा गया और उनकी आत्माएं तलवारों में सील की गईं। इतनी महान शक्ति को सामान्य इंसान दबा नहीं सकता। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है। कृपया बताइए, नीतीश ने तुरंत कहा। महान शक्ति को दबाने के लिए महान भाग्य चाहिए, मास्टर जैक बोले। गॉड्स डोमेन में कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें स्वयं दुनिया का भाग्य जमा होता है। उन्हें लकी स्टोन कहा जाता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा एक पत्थर हो तो मैं इस अभिशाप को संतुलित कर सकता हूं, लेकिन यह पत्थर पूरे महाद्वीप में बेहद दुर्लभ है। मैंने भी इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। नीतीश का चेहरा शांत हो गया। मास्टर जैक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, निराश मत हो, इसे न ढूंढ पाना सामान्य बात है। केवल भगवान द्वारा आशीर्वाद पाए लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीतीश हल्के से मुस्कुराया। मास्टर जैक, क्या ये पत्थर वही है? उसने अपनी जेब से गहरे हरे रंग का स्टार क्रिस्टल निकाला। हाँ, ये एक लकी स्टोन है, मास्टर जैक ने आदतन कहा, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। वो नीतीश को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई राक्षस खड़ा हो। नीतीश ने कंधे उचकाए, मानो कह रहा हो, इसमें क्या खास है? असल में नीतीश इसलिए सुस्त था क्योंकि वो जानता था कि लकी स्टोन से जादुई हथियार का अभिशाप दबाया जा सकता है। पूरे स्टार मून किंगडम में ऐसा करने में सक्षम मास्टर फॉर्जर एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते थे, और मास्टर जैक उनमें से एक थे। मास्टर जैक, नीतीश ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, क्या आप अब अभिशाप को कमजोर कर सकते हैं? कुछ पल बाद मास्टर जैक ने खुद को संभाला और बोले, हाँ, कोई समस्या नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा। पास खड़ा ब्लैकी ये दृश्य देखकर हंसी रोक नहीं पाया। मास्टर जैक का चेहरा इतना मजेदार था कि वो हंसता हुआ बाहर जंगल में भाग गया।
आधे घंटे बाद नीतीश को एबिसल ब्लेड वापस मिली। तलवार की जानकारी बदल चुकी थी। अब उसका बैकलैश पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुका था। ये पढ़ते ही नीतीश का दिल हल्का हो गया। कम से कम अब कुछ समय तक ये तलवार उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी दौरान नीतीश ने देखा कि लोनली स्नो के कई संदेश आए हुए थे। सब पूछ रहे थे, तुम अब तक क्यों नहीं आए? डेथली फॉरेस्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा? ब्लैकी, चलो एक डंजन में उतरते हैं, नीतीश ने जवाब भेजते हुए कहा। एबिसल ब्लेड की वजह से वो समय का ध्यान ही भूल गया था। जब दोनों डेथली फॉरेस्ट पहुंचे तो पूरा इलाका खिलाड़ियों से भरा हुआ था। हर जगह पार्टियां बन रही थी। डेथली फॉरेस्ट के लिए पार्टी चाहिए, हीलर की कमी है। नीतीश सिर हिलाता हुआ लोनली स्नो की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही पार्टी बनी, लोगों ने नीतीश को देखा और ताने शुरू हो गए। यही है वो एक्सपर्ट, सिर्फ लेवल 1। अंत में पार्टी लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नीतीश ने बिना बहस किए पार्टी छोड़ दी। ब्लैकी, हम किसी और के साथ डंजन करेंगे। ठीक है, ब्लैकी मुस्कुराया। पीछे से ताने गूंजते रहे, लेकिन नीतीश ने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था असली जवाब डंजन के अंदर मिलेगा।